लगातार आपको बता रहे हैं दतिया उपचुनाव के जो नतीजे जो अभी रुझान है वो नतीजों में तब्दील होंगे, उसके इंतजार में हम सभी हैं। हमारे साथ पैनल भी है और पैनल के साथ साथ दर्शकों, हमारे 3 रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर है जो कि हर पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह कांटे का मुकाबला, नेक टू नेक मुकाबला इस वक्त दतिया में देखने को मिल रहा है, उसने इस पूरे उपचुनाव के नतीजों को बेहद इंटरेस्टिंग बढ़ा दिया गया। अब ऐसे में आपको बता दें कि 3 राज्य हैं जिनमें की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उसके लिए मतगणना का काम इस वक्त जारी है। दतिया, बांकीपुर यानी बिहार और मांजलपुर यानी गुजरात सीट का जनादेश। बांकीपुर की बात करें तो यहां पर प्रशांत किशोर का जादू चलता दिखाई दे रहा है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की बढ़त बरकरार है और 10वें राउंड के बाद बनाई है उन्होंने 6011 वोटों की बढ़त। इसी प्रकार हम दतिया मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां पर उपचुनाव में 6वें राउंड की काउंटिंग। दतिया में कांग्रेस को 1806 वोटों की बढ़त। घनश्याम सिंह बोले 12000 मतों से जीतेंगे। नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। वहीं गुजरात की मांजलपुर सीट की बात कर लेता हूं, बीजेपी को बंपर बढ़त यहां पर है। 11वें राउंड के बाद सतीश पटेल 17198 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो मांजलपुर में तो भाई लड्डू बांटिए, मिठाई खिलाइए बीजेपी के लिए, अच्छी खबरें यहां से, और उन्होंने शायद शुरुआत भी कर दी होगी। लेकिन 2 जगह ऐसी है जहां पर कि बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता और सभी लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इधर कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पाने की उम्मीद लिए और ये जो अभी बढ़त दिखाई दे रही है उसमें वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कम से कम पैनलिस्ट जो हमारे साथ हैं वो तो खुश नजर आ रहे हैं। रुक कर लेती हूं मैं एक बार फिर से हमारे सहयोगियों का, जो कि लगातार बने हुए हैं। यशवंत सिंह चंदेल जी नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस प्रवक्ता और नेता। बहुत स्वागत है यशवंत जी आपका एक बार पुनः ब्रेक के बाद। रमेश शर्मा जी ठीक बीच में बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। सर बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर दिव्या गुप्ता हमें दिखाई दे रही हैं बेहद स्माइलिंग फेस के साथ, बहुत स्वागत है। आप मुझे सुबह से अभी पहली प्रवक्ता ऐसी दिखी हैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता जिनके चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल दिखाई दे रही है। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और दतिया में जो कुछ है वो तो ना हंसने दे रही है ना रोने दे रही है। मैं रमेश शर्मा जी के साथ इसको शुरुआत करूंगी। रमेश जी, क्या महसूस कर पा रहे हैं, क्या हो रहा है? तमाम तरह के प्रचार प्रसार, सत्तारूढ़ भी बीजेपी है, इसके अलावा जो कुछ कांग्रेस ने किया, भाई उपचुनाव कहती है बीजेपी की उन्हीं की वजह से दतिया की जनता को एक बार धकेला, ऊपर से फिर राजेंद्र भारती जी ने जो है भीतरघात भी कर दिया, कैंडिडेट का नाम बदला तो अवधेश नायक साहब वैसे ही अलग से नाराज चल रहे थे। इन सब के बावजूद 1806 अब तक की हम यदि अपडेट की बात बताएं तो आगे चल रहे कांग्रेस उम्मीदवार। सर इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मोटे तौर पर अगर आप दतिया को देखेंगे तो अगर हम 2023 की पृष्ठभूमि देखें, 2020 में भाजपा ने 160 से ऊपर सीटें जीती और उनका बम्पर मेजोरिटी बनी। और फिर कांग्रेस में 2023 में टिकट को लेकर के भी झगड़ा था, एक अनाउंस हुआ उसके बाद दूसरा घोषित किया। उस परिस्थिति में भी अगर दतिया सीट भाजपा हार रही है तो वहां भीतर कुछ ऐसा होगा जिसको भाजपा वहां के नब्ज पकड़ नहीं पाई। क्योंकि सीट की हार भाजपा की एक साधारण नहीं थी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी मंत्री भी रहे हैं और इसमें शक नहीं कि उनके कार्यकाल में, उनके समय में दतिया का विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज से लेकर के सड़कें बनना, विकास हुआ है। उसके बाद अगर वो सीट हार गए तो कुछ ना कुछ भीतर कुछ ऐसा था जिसको भाजपा पकड़ नहीं पाई। अगर हम उसी संदर्भ में इस बार को देखें तो ये चुनाव वाकई बड़ा एक दिलचस्प जैसा होता चला जा रहा है। मेरा एक अनुमान दतिया करके गलत निकला। मुझे लग रहा था कि मतदाता की जिस तरीके से चुप्पी है, मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन मतदान का प्रतिशत घटा। तो स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार घोषित किए अपने, इनकी कल्पना कम कल्पना थी। मोटे तौर पर आमतौर पर यह माना जा रहा था कि राजेंद्र भारती की मिसेज को कांग्रेस टिकट देगी, न को भाजपा टिकट देगी। तो कुल मिलाकर के दोनों प्रत्याशी नए आए। फिर उसके बाद अगर चुनाव प्रचार में देखें तो चुनाव प्रचार में भाजपा ने जरूरत से ज्यादा बहुत सारी ताकत लगाई और कांग्रेस के हालांकि बड़ी लीडरशिप प्रभारी तो लोग आए, लेकिन उतने ज्यादा प्रभावी नेता आए। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी सक्रिय कम रहा भाजपा की तुलना में। लेकिन उसके बाद अगर कांग्रेस लीड कर रही है, मेरे ख्याल से 6-7वें राउंड तक वो लीड कर रही है अभी, और अगर ये लीड उनकी 10वें राउंड तक रही तो फिर ये जीत बरकरार रहेगी। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये चुनाव परिणाम बहुत विश्लेषण का चुनाव परिणाम रहेगा और मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए एक उत्साहवर्धक चुनाव भी रहेगा। और स्वाभाविक से कांग्रेस को भी निश्चित रूप से कुछ विस्तार कांग्रेस में होगी कि भाजपा की सरकार रही, इससे पहले उन्होंने इंडिया मुरैना में एक चुनाव वो जीता था, तो फिर बुधनी में उनकी
भाजपा की लीड कम हुई, और दतिया में भी अगर फिर से वो जीत रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आने वाले भविष्य के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नए तरह के संकेत, नए तरह के समीकरण उभरने की संभावना है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अंतर जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है तो इससे जो है इनकार नहीं किया जा सकता रमेश जी। और वाकई में एक बड़ा संदेश जाएगा यदि ऐसा कुछ होता है तो सीट पर। मैं जल्दी से चंदेल जी आपसे भी रिएक्शन लेना चाहूंगी, आपके पास क्या अपडेट है? और आपकी खुशी का जो ठिकाना है वो तो फिलहाल जिस तरह के अंतर को देख पा रहे हैं उससे नहीं लग रहा है कि अब लगातार बढ़ ही रही है खुशी आपकी। बाकी जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस कार्यालय से जो हम देख पा रहे थे वो भी सब काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो खुश हो जाना चाहिए क्या? अभी लगभग 8वें राउंड की गिनती जो है वो हो चुकी है, इस तरह की सूचना हमको लगातार मिल रही है। आपके पास क्या अपडेट है सर ताजा? बिल्कुल सोनल जी, लगातार हम बढ़त बनाए हुए हैं और अभी 7-8 राउंड के करीब हो चुके हैं और लगातार कांग्रेस बढ़त की ओर अग्रसर है। और मैं प्रणाम करता हूं दतिया की देवतुल्य जनता को, और मां पीताम्बरा का आशीर्वाद कांग्रेस के ऊपर बरस रहा है आदरणीय सोनल जी। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत की है, वहां पर डोर टू डोर जाकर उन्होंने जिस तरह से मोर्चा संभाला है, जहां पर भय भ्रष्टाचार का जो माहौल था उसको उन्होंने दता बनाकर हटाकर और वहां पर जिस तरह से उन्होंने काम किया है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की है आदरणीय सोनल जी। और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से वहां पर सबको गाइडेंस किया है और जिस तरह से जिस मजबूती के साथ हमने चुनाव लड़ा है, ये वास्तव में ये एक ऐतिहासिक क्षण है हम सभी के लिए। लगातार अभी आप पिछले उसमें हमने देखा, अभी विजयपुर में किस तरह से हमारी जीत हुई, एक मंत्री को हमने किस तरह से हराया, और लगातार अब इसमें हम जीत की ओर अग्रसर हैं। तो ये निसंदेह कांग्रेस का बढ़ता हुआ ग्राफ है सोनल जी। और जिस तरह से इस भाजपा को ये समझना चाहिए कि किसी भी चीज को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपको जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिस तरह से किसान परेशान थे खाद बीज बिजली के लिए, और भोपाल में जिस तरह से उन्होंने आंदोलन किया, नीट में जिस तरह से छात्रों ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया, दतिया में छात्रों ने जिस तरह से आंदोलन किया, ये उन सब का परिणाम है आदरणीय दतिया सोनल जी कि हम जीत की तरफ हम अग्रसर हैं। ठीक है, अभी ऐतिहासिक जैसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि अभी जो है लगभग 8वें राउंड, हालांकि अभी मैं अभी ये और कहना चाह बाकी रहा है। हूँ ठीक सोनल है, जी, नहीं मैं तो शुभकामनाएं दूंगी ना सर, अच्छी बात है। जीत और हार ये तो एक किसी को जीतना ही है और एक किसी को हारना ही है, लेकिन ये वाकई बहुत बड़ा जो अंतर दिखाई दे रहा है जिस तरह के अपडेट्स मिल रहे हैं। दिव्या गुप्ता जी, कितना परेशान कर रहा है आपको? ये बढ़ रहा है, दरअसल लगातार बढ़ रहा है। देखिए, मैंने फिर पहले भी कहा था कि 16 राउंड हैं, 15 से 16 राउंड हैं, जिनमें से अभी 8 राउंड हुए हैं। सो हाफ वे थ्रू, हम हाफ वे मार्क पर हैं। हाफ वे मार्क के बाद कब स्थिति पलटती है, आखिर का एक एक वोट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए अभी से उसका अनुमान लगाकर और अभी से पूर्वानुमान लगाकर और उसका बहुत सारा जश्न मनाना शुरू कर देना, थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले कहा था, इट इज अ लिटिल प्रीमेच्योर, एक बात। दूसरी बात है कि माननीय यशवंत जी जो बहुत सारी अभी बातें कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, सोनल जी मुझे लगता है इतना, जबकि पता है कि कितना भीतरघात है, पता है कि कार्यकर्ता नहीं है, पता है कि संगठन नहीं है, पता है कि आपके पास सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं है, देयर वाज नो स्ट्रैटेजी, देयर वाज नो वे, आपके पास कोई रोड मैप नहीं था। उसके बावजूद सर यशवंत जी मेरे को बोलने दीजिए, मैं आपको बहुत पेशेंटली सुन रही थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक बात यशवंत जी ने पहले कही कि हम बहुत ज्यादा, सॉरी, मैं हो सकता है मैं डिस्टर्ब हो गई, मैं अपना लाइन ऑफ थॉट भूल गई। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि हम लोग जो बात करते हैं कि आपके पास जनता का बहुत सारा सपोर्ट आ गया है, आपके कार्यशैली बहुत अच्छी थी, और हाँ, आपने ये कहा था कि किस तरह से मुख्यमंत्री गली गली घूम रहे थे, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है विनम्रता का, कि मुख्यमंत्री होते हुए आप ग्राउंड जीरो पर जाकर, घर घर जाकर अगर गली गली घूमने का अगर मादा रखते हैं, तो ये पार्टी की बहुत बड़ी कैरेक्टर शो करती है कि हम कितने हम्बल, कितने नीचे तक पहुंचे हुए, विनम्रता से भरे हुए, कि हम हर जगह जा रहे हैं। अगर आपका ये कहना है कि हमारा आपके पास शीर्ष नेतृत्व था, तो सर यहाँ पे राष्ट्रीय नेता से लेकर सब लोग यहाँ पे अगर पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर यदि काम कर रहे थे, तो ये होती है संगठन की खूबसूरती।
तो मैं फिर आपसे कहना चाहूंगी यशवंत जी, इट इज टू अर्ली। आप बहुत अच्छी बात है कि आप देवतुल्य जनता का आप धन्यवाद दे रहे हैं, बिल्कुल देना भी चाहिए। और सोनल जी, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट ओवर कॉन्फिडेंस की मुस्कुराहट नहीं है। हाँ। तो ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में फर्क है। हम्म। तो मुझे भरोसा है मेरे कार्यकर्ता पर, मुझे भरोसा ठीक है है। उसके अनुशासन पर, मुझे भरोसा है उसकी कार्यशैली पर, कार्य पद्धति पर, और एक उस बूथ और पन्ना प्रमुख पर जो सबको घर घर से ले जाकर लाकर वोट डलवाने का काम करता है एक अजीब अलग सी तालमेल के साथ। तो मुझे मेरी पार्टी पर भरोसा है, उस कार्यकर्ता पर भरोसा है, ठीक है। और सतत विकास पर भरोसा है। तो लेकिन नहीं, मेरे को एक बात बता दीजिए दिव्या जी, नहीं नहीं, एक मिनट दिव्या जी सुनिए ना। जी जी, वो क्यों ना खुश हो, यशवंत जी क्यों ना खुश हो, ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ हुआ? वो लगभग 5,000 का अंतर उन्होंने बना दिया है, यदि जिस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसके हिसाब से 5,000 का अंतर। मैं पूछूंगी रमेश जी से कि ये इतना अंतर किस तरह देखना चाहिए इसको और क्या करना चाहिए। देखिए, आप जिस कुर्सी पर बैठी हैं मैं समझ सकती हूँ कि अभी क्या बोलना है और क्या करना है, लेकिन ये चिंता की लकीरें तो माथे पर खिंच रही हैं सभी के। अभी सब ये समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है, कोई भी रिजल्ट तक नहीं पहुंचा है, लेकिन जो स्थितियां उसे देखते हुए मैं सारी बातें आपकी मानती हूँ कि तमाम काम किया है, सब कुछ किया है। इनके यहाँ बहुत भीतरघात था, राजेंद्र भारती को इन्होंने सजा भी दे दी, उन्होंने काउंटिंग शुरू होने के 12 घंटे पहले ही कार्रवाई कर दी, शायद इसलिए कि यदि हारते हैं तो फिर वो राजेंद्र भारती पर ठीकरा फोड़ सकें। ये सब अलग बात। आपकी सरकार सत्ता में, बीजेपी न सिर्फ राज्य में, केंद्र में इतनी सारा प्रचार प्रसार, आपने कहा सबको मना लिया, उसके बाद ये जो अंतर मुझे दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है दिव्या जी? ये मुझे लगता है सोनल जी, अभी तो खैर अगेन मैं फिर बोल रही हूँ कि हाइपोथेटिकल है, लेकिन फिर भी यदि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँ तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विश्लेषण करती है, आत्मचिंतन करती है, विश्लेषण करती है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करती है। ये विषय अलग होगा जब हम उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम बैठे और चर्चा करें। तो विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। तो आप जब तक विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक आगे आपको क्या सुधार करना है वो सब बातें नहीं हो पाएंगी। पर अगेन मैं फिर वापस उसी बात पर आऊंगी कि अभी टू अर्ली, बट अगेन अगर हमको उस बारे में चिंता करनी भी है तो पार्टी विद इन द पार्टी जरूर चिंता करेगी, जरूर उस बारे में मंथन होगा, जरूर उस बारे में बैठक होगी। ऐसा नहीं होता है कि चुनाव हो जाए और चुनाव के बाद फिर आप सीट छोड़कर चले जाए। जैसे कि भारती जी के साथ मैं आपको फिर बोलूंगी कि कांग्रेस पार्टी यदि भारती जी को अगर भीतरघात करने का कह रही थी तो वो बैंडेड से ठीक हो जाएगा, और नरोत्तम मिश्रा जी ने अगर कुछ थोड़े भावुक क्षण कर लिए तो उसमें प्लास्टर लगाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको भी ये मानना पड़ेगा कि आपको भीतरघात ने बहुत नुकसान पहुंचा है। उन पर भीतरघात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप ये बड़ी बात है कि भीतरघात के बावजूद भी वो 3,228 की लीड लिए हुए हैं। घनश्याम सिंह जी की बात करें दिव्या जी, 8वें राउंड में कुल कांग्रेस को 6,583 वोट से आगे चल रहा है कांग्रेस प्रत्याशी। और आपको बता दें कि जिस तरह से यदि दामोदर की बात करें, दामोदर यादव जी की बात करें तो उनको 1,303, आशुतोष तिवारी भाजपा के 3,540 वोट उनको अब तक मिले हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अंतर तो काफी बढ़ गया है, 5,000 से आगे निकलते हुए 6,583। रमेश शर्मा जी, क्या मैसेज जाएगा भाई? इधर बांकीपुर है जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन, वो जब उनकी सीट पर उन्होंने कैंडिडेट उतारा, वहां पर जिस तरह के हालात हैं, यहाँ पर जो फिलहाल रुझान आ रहे हैं, उससे क्या समझ पा रहे हैं 2028 और 29 में क्या संदेश? क्योंकि देखिए, इंटरनल पॉलिटिक्स दोनों जगह पर थी, कांग्रेस में भी थी दतिया में और बीजेपी में भी थी। कह रहे हैं काम भी नहीं किया था, 2023 के नतीजे भी देख लीजिए, कांग्रेस को दिया था। भ्रष्टाचार के मामले में राजेंद्र भारती गए थे, तो जनता को तो नाराज होना चाहिए। ये वोट क्यों दे रहे हैं फिर इन्हें? क्या मैसेज है दतिया की जनता का? ये देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं, ये जो खासतौर से 2 सीटें जो आपने कहा, बांकीपुर की और दतिया की, ये सीटें भाजपा की बहुत प्रतिष्ठा की सीट थी। दतिया से भी 2 कदम आगे बांकीपुर की सीट थी, वहां अगर भाजपा पिछड़ रही है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, वहां अगर भाजपा पिछड़ रही है तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं भाजपा को कुछ व्यवहारिक दृष्टिकोण पर भी विचार करना। एक बात मैं साथ बताऊं, विजयपुर में जो भाजपा के हार के कारण थे, लगभग वही कारण बुधनी में भाजपा की लीड कम होने के कारण थे, और वो सारे के सारे कारण हमको दतिया में भी देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब भाजपा ने क्या सुधार किया था बीच में? तो स्वाभाविक रूप से अभी ये जो परिणाम आ रहे हैं, ये परिणाम जो दिख रहे हैं, 8वें राउंड में अगर 5-6 हजार लीड है तो मान करके चलिए कि ये लीड अब संभावना इसकी कम है,
क्योंकि 8वें राउंड के बाद भी अगर 4-5 हजार की लीड रहती है तो वो परिणाम बहुत कम बदलते हैं, रेयर में एक आध कोई बदलता है। और यहाँ बदलने की संभावना इसलिए कम है कि दोनों ही उम्मीदवारों तुलन में जो तीसरे दामोदर यादव जी है उन्होंने दोनों को नुकसान पहुंचाया। तो वो अगर किसी आगे चल करके थोड़ा बहुत पिकअप भी होगा भाजपा को तो वो दामोदर यादव जी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के मुझे इसकी संभावना कम दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत बार करने की जरूरत है। एक मिनट रमेश जी, तो इसका मतलब ये कि जो कांग्रेस आरोप लगाती रही है, जो आप एएसपी की बात कर रहे हैं, आजाद पार्टी की बात कर रहे हैं, दामोदर यादव की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस कहती रही ये बी पार्टी, क्योंकि पहले से पता था बीजेपी को कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो उन्होंने अपना बी प्लान तैयार करके रखा। ये ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं, ये बिल्कुल नहीं सकता। मैं उसको दामोदर यादव जी को बी पार्टी कांग्रेस की मानता, भाजपा की मानता, क्योंकि उन्होंने दोनों के फोटो में लगाया है। उन्होंने फोकस दामोदर यादव ने ओबीसी पर फोकस किया, एससी फोकस किया। प्रतिशत की देखेंगे तो एससी का प्रतिशत कांग्रेस का अपेक्षा ज्यादा है, ओबीसी प्रतिशत भाजपा का है। तो उन दोनों फोकस कर रहे हैं, तो उन दोनों पर कर रहे हैं, तो वो नुकसानों को पहुंचा रहे हैं। अलग बार ओबीसी के ज्यादा ले लिए, को ज्यादा नुकसान हो गया। तो वो इन दोनों फोकस है, उसको बी प्लान किसी के नहीं मानता। लेकिन एक बात इस राजनीति की आश्चर्यजनक है जिस दोनों पार्टियों को विचार करना चाहिए कि दतिया के उपचुनाव में अगर आपने देखा हो, माइक से मीडिया में नेता ने जो भी बात कही हो, लेकिन जन सामान्य में प्रचार में आए वो नकारात्मक मुद्दे बहुत आए। नकारात्मक मुद्दे जब भी विचार होते हैं कि देश में, मान करके चलिए कि नकारात्मक मुद्दे राष्ट्रनीति को नुकसान पहुंचाते हैं। राजनीति को तो सफल कर देंगे लेकिन राष्ट्रनीति को नुकसान पहुंचाते हैं, खासतौर जाति को लेकर के, लाइन ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के। ये जो बात हुई है, समस्याओं को लेकर के जो बात हुई है, पेयजल लेकर के बात हुई है, तो नकारात्मक मुद्दे कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा, जिसमें ये दो प्रकार मुद्दे नकारात्मक, एक आंदोलनात्मक वातावरण बना और जातिवाद का वातावरण बनाना। सरकारें आज किसी की है, कल दूसरी रहेगी। हाँ। लेकिन ये दोनों मुद्दे कहीं ना कहीं राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और मैं समझता हूं ये जो घटनाक्रम देखा जा रहा है, अब सारे के सारे मुद्दे हमको 2028 और 29 में भी देखने को मिलेंगे। ये एक चिंताजनक मतलब यहाँ पे जो है वो भरोसा कम हुआ, और यहाँ पे आप दोनों पार्टियों में अंदरूनी क्या चल रहा था किसी को कोई लेना देना नहीं था। जो मुद्दे दतिया क्षेत्र के जो रहे, मुझे लगता है उसी पर, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में भीतर घात करने के लिए लोग मौजूद थे, लेकिन जिस तरह के नतीजे अभी आए नहीं है, रुझानों में जिस तरह की स्थिति दिख रही है, वो तो यही कह रही है कि बहुत अलग संदेश दतिया के लोगों ने दिया है। जब भी दिया था, जब 2023 में लाडली बहना के चलते पूरे मध्य प्रदेश में जो ताबड़तोड़ बहुमत मिला था, लेकिन एक अलग संदेश दतिया के लोगों ने दिया था। तो एक बड़ा मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। बहुत संक्षेप में मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना यशवंत जी, लेकिन उसके पहले आपके प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मिठाइयाँ खिला रहे हैं सब एक दूसरे को, मैं देख पा रही हूँ। बहुत मतलब मान लिया कि हम जीत गए हैं। तो वो कौन कौन से कारण आपको लग रहा है जिसके चलते बीजेपी को, आपको वोट जनता ने दिया है? बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, अभी तो उनको उम्मीद है 8 के बाद कुछ बेहतर हो सकता है। आपको क्या सोच के दिया होगा? जनता ने वहां पर कांग्रेस के ऊपर विश्वास जताया है, हमारे संगठन के ऊपर जिताया है, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर। और मेन जो कैंडिडेट हमने जो दिया है सोनल जी, हम जो हमारे कैंडिडेट थे वो मिलनसार, मृदुभाषी, और वहां पर पहले भी वो 2 बार के विधायक रह चुके हैं घनश्याम सिंह जी, और उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव था वहां पर। और दतिया के लोगों को वो फेस टू फेस जानते थे। अगर आप अपने कार्यकर्ता को, अपने लोगों को अगर आप फेस टू फेस जानते हैं, बाय नेम अगर उसको जानते हैं, तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। और दूसरी तरफ आशुतोष तिवारी जी थे, जो ना तो दतिया के लोगों को जानते थे, ना दतिया के लोग इनको जानते थे। जब आप एक दूसरे को जानते ही नहीं है तो वोट किस बेस पे आपको देंगे? केवल भाजपा की सरकार के दम पर आपको वोट नहीं मिलेगा। हालांकि इन्होंने पूरी ताकत लगा दी, इनके पूरे सब मंत्री, मुख्यमंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री, पूरा संगठन, यूपी से भी लोग आए प्रचार करने के लिए, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया है। नहीं, अभी 3,288 की लीड है। इतना भी मत कीजिए, क्योंकि अभी रमेश जी ने जो कहा है वो कम से कम 4,000 तक भी शायद पहुंचे, तो फिर उसके बाद ये कि आप इनकी लीड खत्म कर सकते हैं। उम्मीदें कायम रहना चाहिए, उम्मीदों पर ही जो है दुनिया भी टिकी हुई है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन इसके पहले मैं देना चाहूँगी शुभकामनाएं दिव्या जी को भी और यशवंत जी को भी, कि भाई आपको बहुत सारी शुभकामनाएं,
और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ नतीजे आते हैं जब 15 राउंड की कंप्लीट होंगी पूरी काउंटिंग, और फिर बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। लेकिन लगातार INS 24/7 दतिया उपचुनाव की हर पल की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ।